आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। मैं ये टॉपिक आपको उसी बेसिक लेवल से आपको कवर कराऊंगा, ठीक है। तो चलते हैं आगे। यहाँ से अब सभी बच्चों को थोड़ा ध्यान रखना होगा। अब जैसे कि आज से पहले जो बच्चे आए हैं उनको सबको ये याद है, सिर्फ याद करना है। इसको याद करना इतना ही है क्योंकि वहाँ पर तो 118 एलिमेंट्स हैं हमारे पास जिनको जानना होता है, लेकिन नहीं, इतने में नहीं, हमने कुछ छटनी कर दिए हैं। कितना है बेटा, गिने हो, काउंट किया हो क्या? नहीं किया हो, चलो जितना भी होगा। तो सबसे पहले दिन ऊपर वाला लाइन याद कर लेना, 1 घंटे बाद नीचे वाला याद कर लेना, ठीक है। फिर 1 घंटे बाद ये वाला याद कर लेना। 24 घंटा है आपके पास, कम से कम 10-12 घंटा तो अभी है ना। तो 12-15 घंटों के अंदर याद हो जाएगा। अगले टाइम उसको रिमाइंड करते रहना। याद करने का तरीका क्या होगा? हाइड्रोजन, जैसे मैं यहाँ पर दिखा दूँ, हाइड्रोजन नीचे वाले को बोलना 1, ऊपर वाले को बोलना 1, ओके। क्या होगा? 1 1। अब जैसे कार्बन लिखा हुआ है तो 6 12, ठीक है। तो क्या लिखोगे? कार्बन, सी कार्बन है। अब ये क्या है अगर नहीं पता चले तो आप थोड़ा सा पीरियड टेबल खोलना, आवर्त सारणी जानते हो ना, बुक में देखे रहोगे कभी, तो उनको खोलना, उसमें नाम लिखा रहेगा, ठीक है। तो ये करके, तो ये कार्बन है, सी कार्बन है, और कार्बन में याद रखना 6 12, ठीक। ऑक्सीजन 8 16, नाइट्रोजन 7 14, सोडियम 11 23, इस तरह से याद करना। तो आपको कुछ चीज़ें तो याद हो भी गई होंगी। अभी बोलो क्या क्या याद करवाया था मैंने? अभी मैं बोला था हाइड्रोजन, बोलो, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सोडियम, इतना ही बोला था ना मैंने। याद हो जाता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बड़ी चीज़ होती वो है जब हम प्रयास ही नहीं करते हैं। तो ये हो गया। क्या याद किया बताओ तो? हाइड्रोजन 1 1, कार्बन 6 12। आप देखो कितना होशियार हो तुम लोग। पहले अपने आप को होशियार समझो, तब होशियार बनोगे। ऐसे थोड़ी कि वो होशियार है, भाई वो होशियार है तो वही कमाएगा खाएगा ना, हम क्यों कमाएंगे खाएंगे? हम तो ऐसी गरीबी में मरेंगे, यही सोचेंगे ना। तो ऐसा तो नहीं सोचते गरीबी में मरेंगे, बल्कि ये सोचते हो कि नहीं, हम तो ये बनना है भले हम काम ना करें, ऐसा नहीं सोचना। तो ये अब याद हो गया। देखो मैं तुमसे बात करता हूँ ना तो थोड़ा भूलवाता हूँ। अब बताओ कितना है? 8 16, 8 16, और ये 7 14, और ये 11 23। देखो याद हो गया। डरने की क्या, खुद पे शक मत करो, खुद को ताकतवर बनाओ, ठीक है। इस तरह से इनको याद करना है। अब यहां पर बताना चाहूंगा मैं, जो नीचे नंबर होता है ना बेटा, ये वाला नंबर, वो एटॉमिक नंबर है, ठीक है। और ऊपर वाला जो है ना, एटॉमिक वेट है, ठीक। एटॉमिक नंबर हिंदी में बोले तो परमाणु क्रमांक, चूंकि इंग्लिश में यहां पर हिंदी में लिखा है इसलिए मैंने नहीं लिखा। और ये जो है वो एटॉमिक वेट यानी परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार। तो एटॉमिक नंबर यानी एटॉमिक नंबर, या ये इसको कहेंगे एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास भी कहेंगे, मोलार मास भी बोल देते हैं कई लोग, ठीक है। तो कई अलग अलग नाम होते हैं, तो नाम से डरना नहीं। जितनी चीज़ें आती जाती बार बार प्रयास होने से आसान हो जाता है। ये क्लियर है? अब एक और चीज़, आप सब जानते हो कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, इस पर प्लस चार्ज होता है, ये न्यूट्रल होता है। क्लियर है? हाँ बोलो बेटा, बोलो, कुछ नहीं होता है। जो जानते वो भी बोलो, जो नहीं जानते वो भी बोलो। मैंने बोला जो क्लास बोलता है ना वो सबसे सक्सेस क्लास होता है, समझे? चलो ठीक है, आगे बढ़े। तो क्या सबसे पहले क्या जरूरी है ये याद रखना, ओके। तो क्या पता चला यहां पे? अब मैंने कहा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते किसी भी परमाणु में होते हैं। अब सवाल ये होगा कि इस कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन होंगे, ठीक है। मैं थोड़ी सी जानकारी इसका देता हूं। कार्बन 6 12 है। हाँ, कहीं कहीं पे आपको ये 6 इधर नजर आएगा, 12 इधर नजर आएगा, तो वो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं इसी जगह पे लिखता हूँ मेरी अपनी तरीके, बुक्स वगैरह में आपको यहाँ पे 6, यहाँ पे 12, यहाँ पर 6, यहाँ पे 12, ऐसा भी हो सकता है, या यहीं पर 6 12 इधर भी हो सकता है, ठीक है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस वो नीचे होता है
छोटा नंबर नीचे होता है, बड़ा नंबर ऊपर होता है। छोटा नंबर एटॉमिक नंबर है और बड़ा नंबर एटॉमिक वेट है। क्लियर? अब यहां पर एक बात ध्यान रखना, यहां पे शुरुआत करते हैं हम लोग प्रोटॉन की संख्या की बात करें। ये एटॉमिक नंबर को हम लोग Z से दर्शाते हैं, याद रखना, ठीक। और एटॉमिक वेट बोलेंगे तो हम A से दर्शाएंगे, करेक्ट। तो ये सिंबल्स को याद रखना। याद हो गया? A मतलब एटॉमिक वेट, अंग्रेजी में बोल दो, कुछ नहीं होता, बढ़िया है, आसान लगेगा। फिर जब टीचर बोलेंगे तो ऐसे भी याद है, परमाणु भार, है ना। तो ऐसा ही है, ठीक है। शुरुआत करो, क्योंकि अभी जैसे आप कॉलेज जाओगे ना, चाहे इंजीनियरिंग जाओ, चाहे मेडिकल जाओ, या बहुत बड़े बड़े अच्छे कॉलेज में जाओ, कॉलेज तो जाना ही है बेटा, कोई ऐसा तो प्लान नहीं बना है ना, नहीं जाएंगे, नहीं है ना। तो वहाँ पर आपको टीचर प्रोफेसर जब पढ़ाएंगे ना, तो परमाणु क्रमांक परमाणु भार बोलेंगे ही नहीं। तब उस टाइम क्या होगा, आपका दिमाग घूमेगा, बोले सर हिंदी मीडियम वालों के साथ, वहाँ हिंदी इंग्लिश मीडियम नहीं होती हैं, समझ रहे, स्कूलों तक होता है हिंदी और स्कूल इंग्लिश मीडियम, वहाँ पे हिंदी इंग्लिश मीडियम नहीं होता। वहाँ चाहे हिंदी वाला हो चाहे इंग्लिश वाला हो, सबको एक ही में पढ़ना है। टीचर आएंगे इंग्लिश में बोल के चले जाएंगे, बात खत्म। समझ में आ रहा है? नहीं तो कान को ऐसे घुमा के रखना पड़ता है, सेट करके ऐसे, हाँ एकदम, हाँ हाँ ठीक है। 10% समझ में आया, 3-4 महीने बाद 40%, 20% समझ में आता है, 3-4 महीने बाद ऐसे करते फर्स्ट ईयर तो ऐसे निकल जाता है, पर सेकंड ईयर में समझ में आता है, हाँ भाई अब 90% तो समझ में आ रही है। तो एफर्ट बहुत लगाने पड़ते हैं, अच्छे कॉलेज में जाना, ठीक। चलो हो गया। अब ये है, ये एटॉमिक नंबर है जिसको A से दर्शा रहे हो, तो मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होगा। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ओके, यानी प्रोटॉनों की संख्या। मैं जानबूझ के लिख रहा हूं ऐसे, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, ओके। अंग्रेजी लोग ऐसे उल्टा पढ़ते हैं हम लोग, है ना, तो इसी कारण से हमको इंग्लिश समझने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, यानी पढ़ने में मुश्किल होता है, क्योंकि उल्टा बोलते हैं वो लोग, ठीक है। और हमारी पूरी इंडियन भाषा जो है ऐसे है, तो इंडियन भाषा को सिखाऊंगा 4 दिन में सीखने लग जाओगे आप, क्योंकि ऐसे चलती है वो, ठीक है। हमारी हिंदी ऐसी चलती है ना, इसीलिए थोड़ा। चलो अब बात की बात करते हैं। तो ये हो गया। अब यहीं पर याद रखना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके बेटा, क्लियर। तो किसी भी परमाणु में एटॉमिक नंबर बताता है उनमें प्रोटॉनों की संख्या, उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो मैं अगर पूछूंगा कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो क्या बोलोगे? इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें? 6। प्रोटॉन कितने हैं इसमें? एटॉमिक नंबर कितना है? 6। ओके, करेक्ट, समझ में आई बातें? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या किससे पता चलेगा? एटॉमिक नंबर से। ये लिखा है, ओके। बराबर 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 मतलब क्या होता है? उतना ही, जितना ये नंबर है उतना नंबर ये। दूसरा एटॉमिक मास। एटॉमिक मास जो होता है या एटॉमिक वेट जो होता है वो क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान क्या होते हैं? परमाणु द्रव्यमान होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। संकेत समझ में आया? प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या। न्यूट्रॉन का संकेत क्या है? स्मॉल n। और इन न्यूट्रॉनों की संख्या को दर्शाना है तो क्या करेंगे? कैपिटल N। क्लियर? दिमाग में बैठ रहा है? हड़बड़ा तो नहीं रहे हो? हाँ। और दूसरा प्रोटॉन स्मॉल p, प्रोटॉनों की संख्या क्या है? कैपिटल P। क्लियर? सबको क्लियर है? yes, कि पूरा लिखूं? हाँ, प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉन नहीं होता ना, प्रोटॉन, प्रोटॉन, यस, प्रोटॉनों की संख्या। और इधर क्या है? न्यूट्रॉनों की संख्या। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योगफल। तो अगर मैं न्यूट्रॉन की संख्या निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा? तो इतना तो याद रहेगा, कोई कठिन नहीं है। बोलो, परमाणु क्रमांक मतलब क्या हुआ? परमाणु क्रमांक मतलब हुआ प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। और परमाणु भार का मतलब क्या हुआ? प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या का योगफल। यस, करेक्ट, ओके। अब बात करते हैं, मुझे न्यूट्रॉन की, प्रोटॉन तो निकाल लिया, अब न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है। एटॉमिक वेट को A से दर्शाते हो, तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? न्यूट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन पक्षांतर, तो क्या हुआ? A माइनस P। यस, होगा? कैसे?
बोलो सीधा सीधा सा बेटा, a इज इक्वल टू क्या है, a इज इक्वल टू p प्लस n, तो n इज इक्वल टू क्या होगा, n इज इक्वल टू p पक्षांतर, तो a माइनस p। a माइनस p का मतलब क्या हुआ, p क्या होता है, p क्या होता है, p है यहाँ पर लिखा है हमने ये, इसको कहते हैं z से दर्शाते हैं, नहीं तो a माइनस p किसके बराबर है, प्रोटॉन के बराबर है, p के बराबर है, यस। इलेक्ट्रॉन को मैं e से दर्शा रहा हूँ, चलो तब क्या हुआ, a माइनस पी, तो क्या p किसके, p मतलब z परमाणु क्रमांक के बराबर है, ओके। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, n इज इक्वल टू a माइनस z, करेक्ट। रटने की कुछ जरूरत नहीं है, रटेंगे तो फिर भूल जाएंगे सर, रटना नहीं, बस इतना याद रखना, परमाणु क्रमांक मतलब प्रोटॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या, परमाणु भार मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योगफल। यानी कि नाभिक में क्या होता है, किसी परमाणु के नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ना, और बाहर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जितना प्रोटॉन होगा, जितना प्लस होगा, उतने इलेक्ट्रॉन्स माइनस होंगे। ये परमाणुओं में देखने को मिलेगा आपको। तो इसीलिए कोई भी परमाणु पर कोई चार्ज नहीं होता, एटम पर कोई चार्ज नहीं होता, आवेश नहीं होता। न्यूट्रॉन, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो दोनों का द्रव्यमान मिला करके, दोनों का मिला करके, संख्या मिला करके उसका द्रव्यमान होगा। करेक्ट हो गया, कुछ भूलेंगे तो नहीं। हाँ, अब न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे, न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए आप एटॉमिक नंबर कितना है, 12, बोलो 12 माइनस z कितना है, 6, कितना हुआ 6, न्यूट्रॉन की संख्या 6, ओके। तो ये लिखेंगे आप। अभी बात समझ में आई कि नहीं, आ गई, क्या क्या समझ में आया, बस 2 बातें याद रखना, ये सब याद करने की जरूरत कभी नहीं पड़ती है, ठीक है। हम हमेशा क्या करते हैं, जितना लिखाते हैं ना पूरा पूरा रट्टा मार देते हैं, इसलिए एग्जाम में हम नहीं लिख पाते कुछ अच्छे से। 10वीं तक आप लोगों का नंबर कितने हैं वो कभी भी मायने नहीं रखेगा आप लोगों के लिए, याद रखना। अगर आप टॉपर हैं तो भी 11th में 12th में आके फिसड्डी बन सकते हैं, और यदि आप डफर हैं, फिसड्डी हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, तो भी 12th में आकर के टॉपर बन सकते हैं, समझे। ऐसा क्यों, क्योंकि 11th और 12th चलता है, देखो 10th तक चलता है, आपको याद करने रटने पे काम चल जाएगा, क्योंकि छोटे छोटे आंसर है, बहुत बड़े बड़े आंसर नहीं होते हैं, और कुछ क्वेश्चंस जो है बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। 2 साल 3 साल के अंदर के क्वेश्चन भी अगर 2 साल का भी याद करके आ गए तो भी बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपके याददाश्त से ज़्यादा, रट्टापन से ज़्यादा आपकी समझदारी बहुत काम आती है, आपकी सीखना काम आता है। 11 में तो टीचर लोग पास करा देंगे बेटा, ऐसे ट्यूशन पढ़ो ना पढ़ो, ऐसे आराम से सो घर में 1 साल, तो भी आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, और ज़्यादा नहीं तो 1 महीना भी पढ़ोगे ना तो बहुत मार्क्स मिल जाएंगे 11th में। लेकिन 12th में आके अटक जाओगे फिर, इसीलिए 11th पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, और उसको गहराई से पढ़ना और समझना ज़रूरी होता है, सीखना समझना ज़रूरी है। करेक्ट हो गई ये बातें, याद हो गया, ये लाइन याद हो गया, बोले यस नो, हाँ आवाज़ निकालो यार, है ना, तो हो गया। अब आगे चलते हैं, ये हो गया क्लियर, तो समझ में आई। यहां पर हमने क्या याद करवाया आपको, हमने याद करवाया परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, यस। हमने याद करवा दिया इलेक्ट्रॉन कितने इसमें, प्रोटॉन कितने इसमें, न्यूट्रॉन कितने इसमें, पता चल गया, बोलो। अब जैसे मान लेते हैं, मैंने कहा सोडियम बात कर रहे थे, सोडियम Na, तो Na में परमाणु क्रमांक 11, परमाणु भार 23 होता है। अब मैं आपसे पूछूं, इसका परमाणु क्रमांक तो ये हो गया, Z हो गया 11, परमाणु भार हो गया 23। अब मेरा सोच ये है कि आपसे पूछना चाहूंगा इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं और न्यूट्रॉन कितने हैं, तो बताओ बेटा जल्दी से, चलो न्यूट्रॉन कितने हैं, चलो बताओ। कॉपी है, अगर ऐसे नहीं बता सकते हो, चलो बताओ। मैंने कहा ना 50 गलतियां करो, आपकी हर गलतियां हम माफ करते हैं। हम तब परेशान होते हैं जब बच्चा कुछ करता ही नहीं है। बोलो बोलो, कितना है इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन्स, क्या किए थे आप, बोलो बोलो, कितना, प्रोटॉन कितना, इलेक्ट्रॉन कितना है, इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है, बोलो, परमाणु क्रमांक के बराबर होता है, बोलो। तो इलेक्ट्रॉन कैसे निकाल रहे हो आप, इलेक्ट्रॉन कैसे निकाल रहे हो आप, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके बराबर है, Z इज इक्वल टू E, यानी कि E इज इक्वल टू Z, एक ही मतलब होता है, बोलो। हाँ तो चलो बताओ इलेक्ट्रॉन कितना है, बोलो बोलो, साफ दिख रहा है, बोलो 11, कॉन्फिडेंटली बोलो, है ना, छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं इसको, हाँ जी। और प्रोटॉन कितना है, 11, क्यों, वही तो उसकी संख्या है,
तो ये दोनों बराबर होता है, तीनों बराबर है। Z इज इक्वल्स टू E इज इक्वल्स टू P, यही तो किया हो गया। परमाणु क्रमांक का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन की संख्या। परमाणु क्रमांक का मतलब क्या हुआ? प्रोटॉन की संख्या। तो परमाणु क्रमांक कहां है? 11। अब न्यूट्रॉन कितने हैं? न्यूट्रॉन कितने हैं कैसे निकालोगे? बोलो बोलो बेटा, घर में जाके कोई पढ़ाई नहीं होती है। हाँ, A माइनस न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? A माइनस जेड। A माइनस जेड मतलब इसी में घटा दो, तो 23 माइनस 11 कितना हुआ? 12। वाहद तो कितना होगा? ये क्लियर हो गया। अब इसका बताओ, चलो फाइनल करते हैं हम। आयरन 2656 है। चलो बताओ जल्दी निकाल के, चाहे कॉपी में बताओ चाहे जैसे बताओ, जल्दी बताओ। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों की संख्या बताओ। चलो जल्दी बोलो 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 जल्दी, टाइम नहीं लगाना बेटा, जितना टाइम लगाओगे उतना आप, हाँ समय है बेटा, समय, समय ही खेल है। बताओ जल्दी। इलेक्ट्रॉन कितना? 26। प्रोटॉन कितना? 26। न्यूट्रॉन कितना? 56 माइनस 26 कितना? 30। ओके, अब समझ में आ गया? तो जो तुम याद कर रहे थे ना, तुम एक छोटा सा काम नहीं कर रहे थे, आप बहुत सारी चीज़ों को समझ रहे थे इसमें। इसको याद करना बहुत ज़रूरी है, यही याद रखना, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है। ये तो आपको समझ में आ ही गया है। यस, और क्या समझ में आ गया? और क्या चाहिए इसमें? इतना ही है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है, वो अब चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे हम लोग, बहुत आगे है, अभी रुको। दूसरी बात, हम जब ये सब याद कर लेते हैं तो इतनी बातें तो पता चल गया, लेकिन एक जरूरी बात पे ध्यान देना। यहां पे आपने अभी पढ़ा है, यहां पर कार्बन 612 में आपने पढ़ा है, ये एटॉमिक वेट है। ये पढ़ा परमाणु द्रव्यमान, परमाणु भार, बहुत सारे शब्दों से जाना जाएगा। परमाणु द्रव्यमान बोलेंगे, परमाणु भार बोलेंगे, मोलार मास बोलते हैं, कई अलग अलग नाम होते हैं, पर इतना ध्यान रखिएगा, परमाणु भार भी बोल सकते हैं। इसको हम दर्शा रहे हैं किससे? ए से। ओके, ये होता है किसी भी तत्व का या किसी भी परमाणु का परमाणु क्रमांक या परमाणु भार। यहां पर एक शब्द पे और ध्यान देना, परमाणु, एटम। जैसे हम लिख रहे हैं कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन या कोई भी, आयरन, गोल्ड, गोल्ड, ये गोल्ड मतलब सोना, है ना, AU, सिल्वर, ठीक है, जो भी है, ये किसी एक कण को दर्शाता है, उस एलिमेंट का, तत्व का। अभी कोई डेफिनेशन नहीं दे रहा, डेफिनेशन आपके चैप्टर में मिलने लगेंगे, अच्छे से मिलेंगे। दूसरा एक शब्द होता है एलिमेंट, एलिमेंट, ठीक है। जैसे इस परमाणु में क्या खास बात है? इस परमाणु में खास बात है कि कार्बन में एक परमाणु के अंदर क्या होगा, मैं इसको थोड़ा सा दर्शाना चाहूंगा, ध्यान समझेंगे। एटम के अंदर थोड़ा समझना है, बहुत जरूरी है, शुरुआत। कार्बन आपने याद किया है 612, तो इसका मतलब हुआ उसके नाभिक होते हैं परमाणु में, जिसमें प्रोटॉन है 6 और न्यूट्रॉन है 6। 12 माइनस 6 यानी कि 6 हो गया। ये एक छोटा सा लड्डू जैसा भाग होता है जिसको हम कहते हैं उसका न्यूक्लियस या नाभिक। अब आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा होगा, याद है? 2 4 सीखा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपने किसी क्लास में? ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब होता है, आप जानते हो कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, वो नाभिक के साथ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बना के मोतीचूर की लड्डू नहीं बनाते हैं वो, हाँ, वो सिर्फ नाभिक होता है ऐसा। लेकिन इन नाभिक के चारों ओर कई खाली स्थान होते हैं और उनमें कई
रास्ते होते हैं, उन रास्तों को कह सकते हैं वृत्ताकार रास्ते, सर्कुलर पाथ होता है इस तरह से, ठीक है। ऐसे कई हो सकते हैं अलग अलग परमाणुओं में। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो पहले में कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, दूसरे में कितना पाएगा, तीसरे में कितना पाया जाएगा, चौथे में कितना पाया जाएगा, इस चीज़ को दिखाने के लिए हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो देखिए यहाँ पर पहले में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, ये पता चल गया। दूसरे में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। यस, ये परमाणु है। समझ में आई बात है। अब सवाल ये आता है कि क्या आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने आता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किससे संबंधित होता है? परमाणु क्रमांक से। क्यों? क्योंकि परमाणु क्रमांक में कितने बताते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन है कितना? 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन किस तरह बटे हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे सीखना है वो हम बताएंगे, अभी हड़बड़ाने की जरूरत नहीं। अभी चैप्टर्स आगे बढ़ेंगे, अभी शुरुआत कुछ भी नहीं हुआ है। आप हर दिन को एक पहली शुरुआत मानेंगे। अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं यार मेरा तो छूट गया है, अब क्या कर सकते, तो दुनिया का कोई भी आदमी आपको नहीं बचा सकता। एक एक दिन बहुत मायने रखता है, लेकिन जिस दिन आप जागते हो उस दिन से दुनिया शुरू होती है। क्यों? आपने कभी पूछा पैदा होने से पहले दुनिया इतना आगे चला गया, लोग क्या क्या नहीं कर लिया, हम तो अभी पैदा होंगे, क्या करेंगे, छोड़ना नहीं चाहते, ऐसा कभी कहे हो? आए हो ना। और आने के बाद इस दुनिया ने आपको साथ दिया कि नहीं दिया? दिया ना। अरे कुछ नहीं बेटा, अभी आए हो, चलो अब धीरे धीरे सिखा देंगे पूरी दुनिया। हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, इसीलिए कोई भी चीज़ होता है, ये बहुत हो गया है, ऐसा करने से क्या, ऐसा कुछ अभी नहीं सोचना चाहिए। जैसे कल आप पूछे ना इतना कैसे हो जाएगा सर जी, तो मैंने आपको क्या बोला? कुछ नहीं, फर्क पड़ता है। फर्क पड़ रहा है, समझ में तो आ रहा है ना। हाँ, ये यहाँ इसके अंदर घुसाना हमारा काम है। क्लियर हो गई ये बातें? एक पर तो सारे परमाणु ऐसे ही बना सकते हो। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाना है अगर आप लोग जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो बहुत एडवांस में सीखने वाले हो। आप लोगों को सिखा दिया मैं फिलहाल, है ना, सीख गया हो ना। हाँ जी, प्रैक्टिस में लेना बेटा। चलो, ये हो गया, ये परमाणु है। तो परमाणुएं समान परमाणु में बहुत साथ एक साथ आ जाए। परमाणु किसकी होते? किसी भी एलिमेंट का होता है, किसी भी तत्व का होता है। तो परिभाषाएं जब आएंगी आगे जाके कि तत्व या एलिमेंट किसे कहते हैं, तो जरा सोचेंगे आप, बताता हूं मैं आपको। एलिमेंट, तत्व। तत्व क्या होते हैं, एलिमेंट क्या होते हैं? आपने आवर्त सारणी देखा है, पीरियोडिक टेबल? हाँ, ऐसा कुछ मस्त डब्बा दिखता है आपको, ऐसा देखे हो? नहीं बोलो, इस टाइप का डब्बा देखे ना आप लोगों ने बहुत सारा। हाँ, ये बनाना सिखा दूंगा मैं आपको, याद करवा दूंगा, अभी हड़बड़ा मत। कुछ ऐप का भी सहारा लेना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान रखना ना, क्योंकि थोड़ा सा एडवांस करने के लिए आपको थोड़ा सा और थोड़ा चलना पड़ेगा। हड़बड़ाने की जरूरत नहीं, बस ये हो गया। ये पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल में जो छपा हुआ है, जो है उसमें, है ना, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब चीज़ें सब के सब एलिमेंट है। और एलिमेंट को परिभाषित कैसे करेंगे? परिभाषित करेंगे समान परमाणुओं से बना, समान परमाणुओं से बना पदार्थ तत्व कहलाता है। ये पढ़े हो आप क्लास 7th में, याद आ रहा है? कौन से क्लास में पढ़े थे? ये लिखाया गया है आपको 7th में, मुझे याद है क्योंकि मैंने भी 7th में ही पढ़ा था। अब पता नहीं तुम लोगों के ज़माने में कहाँ पे है वो पता नहीं, ठीक है। तो ये है समान परमाणुओं से बना, यानी कार्बन 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 परमाणु में बहुत सारे एक साथ है, तो क्या है वो? कार्बन क्या है? तत्व। यानी हम किसी एलिमेंट की बात करते हैं तो हमने कहा मेरे पास ये सारी चीज़ें क्या दर्शा रहा है? ये सारे एलिमेंट्स हैं। हाइड्रोजन एलिमेंट है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, जितना लिखा सब एलिमेंट। एलिमेंट मतलब तत्व। तो अलग अलग तत्वों को, तो सर एक परमाणु को कैसे दर्शाए? उसमें से एक परमाणु, भाई एक परमाणु जैसा है उसमें सारे परमाणु एक जैसे हैं, तो हमने एक एलिमेंट, एक प्रकार का तत्व को दर्शा रहे हैं। यस, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, सारी चीज़ें, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब दूसरा, तो यहाँ पर एलिमेंट क्या हो गया? ये यानी कार्बन हुआ, हाइड्रोजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, एग्जाम्पल्स, उदाहरण। तो क्लियर हो गई बेटा तत्व क्या होते हैं, ठीक। अब इसके बाद एक शब्द और आता है कंपाउंड। क्या एक एक ठो लिखवाओगे कॉपी में? क्या बेटर समझते हो? समझना बेटर समझते हो कि लिखना बेटर समझते हो? बताओ। समझना ना, वो तो लिख ही लोगे ना बाद में,
ठीक है, ऐप के थ्रू लिखो। इससे क्या होगा, आपका नॉलेज ज़्यादा इधर इंक्रीज करेंगे, नॉलेज ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपकी समझ अच्छी रहेगी। आप जाकर बैठ के घर में बैठ के लिख लो, आपको ऐप चालू होगा, ऐप चालू होते ही आपको क्या मिल जाएगा, सारे जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ ये पूरे स्लाइड्स मिल जाएंगे, हमारी वीडियोस मिल जाएंगी, सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। और उसके बाद आप लिखो, ये बच्चे यही कर रहे हैं ना बेटा, 3-4 दिन आप लोगों ने नहीं लिया था, ऐप चालू नहीं करवाया था, और जब चालू कराया तो आपको कैसा लगा, तब समझ में आया ना पढ़ाई क्या होती है। इसलिए तो ये छूटना नहीं चाहिए, आपका ऐप चालू हो जाएगा, मैडम से बात कर लेना आज, ठीक है। तो वो करना। अब ये कंपाउंड की बात करें, कंपाउंड को कहते हैं हम लोग हिंदी में यौगिक। ये पूरा लिखा रहेगा बेटा, इसको फिर नोट करना वहाँ पे बैठ के। अब जब तब नोट करोगे ना तो आपको पूरी चीज़ें याद आएगी सर ने क्या पढ़ाया था। और नहीं याद आएगी तो वीडियो तो है ही, वीडियो चालू करके आप कर लेना। सबसे बढ़िया नोट करने का तरीका होता है वीडियो चालू करके। कुछ लोग पीडीएफ चालू करके करते हैं, तो पीडीएफ कब करते हैं, पीडीएफ मतलब ये फाइल जो दिख रहा है फाइल, तो उसमें क्या होता है वो तब करते हैं जब हमको कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है या कुछ ऐसा करना है, या सिर्फ नोट करना है और कुछ नहीं, दिमाग नहीं लगाना है तब, या गाने सुनते सुनते लिखना है तब। तो वैसा मत करना कभी भी, पढ़ाई करते समय कभी भी ना। वो लोग बोलते हैं मैं गाने सुनते सुनते पढ़ लेती हूँ या पढ़ लेता हूँ, ये पॉसिबल है, सिर्फ मैथमेटिक्स किया जा सकता है, वो भी बहुत सही तरह से नहीं, ठीक है। और बाकी जहाँ पे थ्योरी है, जहाँ पे जानकारी है, वो आपका जानकारी उधर फंस जाएगा, ठीक है। तो कभी मत करना, ना टीवी देखते हुए ना गाने सुनते हुए। गाने सुनने के लिए आप घूम रहे हो, फिर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, जो भी कर रहे हो तब सुन लो, उसमें कोई परेशानी नहीं। फिलहाल क्लियर, यहाँ पे क्लियर। अब यौगिक क्या होते हैं, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, समान परमाणुओं से बना पदार्थ, यानी एक ही टाइप के परमाणु होती हैं। जैसे ये भी हो गया, कई बार हम लोग जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को क्या लिखते हैं O2, नाइट्रोजन को क्या लिखते हैं N2, सल्फर को क्या लिखते हैं S8। तो इसमें 2 परमाणु एक साथ जुड़ी हुई हैं हर एक मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। चलिए यहाँ पे बात करता हूँ यौगिक या कंपाउंड। कंपाउंड किसको कहेंगे, वेरी गुड, किसने बोला, आपने बोला। चलिए बोलिए, दो या दो से अधिक, आपकी भाषा में लिखूंगा, चलिए। हाँ, अधिक परमाणुओं से बना, हाँ परमाणुओं से बना पदार्थ, यस, से बना पदार्थ क्या कहलाता है, यौगिक कहलाता है। क्लियर, यौगिक कहलाता है। अब यहां पर थोड़ा ध्यान देना, 2 या 2 से अधिक परमाणु नहीं होना चाहिए, 2 या 2 से अधिक क्या है, तत्वों के परमाणु, समझ रहे हैं, तत्वों के परमाणु, तब ये सही होगा। क्योंकि यहां पर 2 परमाणु से बना, क्या ये यौगिक है। N2 2 परमाणु से बना है, क्या ये यौगिक है। गड़बड़ हो गया था ना। तो चीजों को मैंने इसलिए बोला, जो आप बोलेंगे लिखूंगा, फिर उस पर करेक्शन करूंगा। तो 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणुओं से बना पदार्थ क्या कहलाएगा, यौगिक कहलाएगा। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर के CO भी बनता है, सोडियम और क्लोरीन से NaCl बनेगा, Na2CO3, कपड़े धोने का सोडा, खाने का सोडा, यस, ये सभी चीजें यौगिक है। अब क्लियर हो गया, तो हमने ये वाली चीज करेक्शन किया, ओके। चलिए, तो ये तो समझ में आ गया, परमाणु भी समझ में आ गया, यस, हमें एलिमेंट यानी तत्व भी समझ में आ गया, यौगिक भी समझ में आ गया। अब समझना है, क्योंकि ये सब नहीं समझे बगैर तो केमिस्ट्री चल ही नहीं सकते आगे। तो हमने क्या सबसे पहले देखा था, बताओ थोड़ा सा, हमेशा आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा रिमाइंड क्या करना चाहिए। थोड़ा हमने सबसे पहले सोचा कि देखा कि ये याद करना है, तो आज का सबसे बड़ा वर्क क्या है, ये है, ठीक। दूसरा, हमारे दिमाग में ये चला गया कि भाई परमाणु क्रमांक इसका कितना है, उसका कितना है। तो परमाणु क्रमांक ने हमको क्या जानकारी दिया, परमाणु क्रमांक ने हमको जानकारी दिया कि इसमें प्रोटॉन कितना है, इलेक्ट्रॉन कितना है। परमाणु भार ने हमको जानकारी दिया कि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या है, तब न्यूट्रॉन की संख्या हम इसी से निकाल सकेंगे, ओके। फिर हमको क्या पता चला यहाँ इसके बाद कि परमाणु, हाँ ये इसके बारे में भी बात करूंगा जस्ट, हाँ यहाँ पे बात कर रहे थे। एटम, परमाणु क्या है, तत्व क्या है, यौगिक क्या है। क्लियर हो गई, इतना आप ध्यान रखें। अब कुछ और शब्द हमारे पास आते हैं, उसको समझना है। शब्द है, अरे मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं।
अब एक छोटी सी बात बताता हूं, 3 तरह के शब्द आपके पास आते हैं। पहला है परमाणु, एटम, अणु, मॉलिक्यूल, और अगला शब्द आते हैं आयन। हिंदी में भी आयन ही बोलते हैं, ठीक है। आयन का कोई हिंदी और इंग्लिश ऐसा कुछ नहीं है, दोनों में आयन ही बोलते हैं। तीनों में अंतर क्या है, एक छोटा सा एग्जांपल पे ध्यान देना। परमाणु है, यस, ऑक्सीजन। परमाणुएं आपस में जुड़ सकती हैं O2, यानी 2 परमाणु जुड़ गया तब वो बन गया अणु। आयन O2-, यानी ऐसे भी लिख सकते हो इसको, आप इसको O-, भी लिख सकते हो। दूसरा O2 पर 1-, O2 पर +1+, या O2 पर 2-, या ऐसा कुछ और हो सकता है। अब समझिए क्या समझ में आया। एक सिंपल सी बात समझ में आती है, अलग 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 जब कोई परमाणुएं होती हैं तो उसको हम परमाणु कहेंगे, ओके, सीधा सा मतलब है, ठीक है। लेकिन जब वो परमाणुएं आपस में जुड़ जाती हैं, चाहे समान परमाणु से, समान तत्वों के परमाणु से जुड़े या असमान तत्वों के परमाणु से जुड़े, तब वो क्या हो जाता है, अणु हो जाता है। यहाँ पर ये मैंने बताया, नाइट्रोजन है, सोडियम है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, जो भी है, आयरन है, हाइड्रोजन है, ये सभी क्या चीज़ है, एक एटम को दर्शा रहा है, एक परमाणु को दिखा रहा है, सिंगल एक परमाणु, एक स्ट्रक्चर को दिखाएगा। लेकिन हम कहते हैं यहाँ पर N2 है, Cl2 है, NaCl है, या CH4 है, या H2O है, ये सभी चीज़ें किसी कंपाउंड को दर्शा रहा है, यौगिक को दर्शा रहा है। तो कंपाउंड का क्या बनता है, अणु बनती है, और तत्व की भी अणु होते हैं, देख लीजिए, यानी यौगिक और क्या बोलते हैं, तत्व और यौगिक दोनों के ही क्या होते हैं हमारे पास, अणु हो सकते हैं, अणु दोनों के हो सकते हैं। परमाणु सिर्फ किसका होगा, किसी तत्व का होगा, एलिमेंट का होगा, ठीक है। लेकिन ये किसका होगा, तत्व और अणु दोनों का होगा। याद रखना बेटा, इसलिए बोल रहा हूँ वीडियोस देखना, क्योंकि दिमाग में नहीं आएगा, सब चीज़ थोड़ी लिखते हैं हम लोग। फिर आगे चलते हैं, आयन, जिसमें भी माइनस या प्लस लिखा होगा वो आयन है। आयन बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, SO4 2-, HSO4-, NO3-, Na+, FeCN 6-4-, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब आपके दिमाग में होगा सर याद कैसे करें, नहीं, कुछ याद नहीं करना, हमें आप एक जानकारी में रखना है अपने दिमाग में कि हम पहचाने तो सही किसे, कौन सा परमाणु है, कौन सा अणु है और कौन सा आयन है, करेक्ट। तो जिसमें भी चार्ज होगा, जिसमें भी आवेश होगा, वो क्या होते हैं, आयन होते हैं, चाहे उसमें एक परमाणु वाला हो, चाहे बहुत सारे परमाणुओं का हो, ठीक है। ये सब हो गया। जैसे N में 3- है, अब ये N3- का मतलब क्या होता है, इसको कैसे लिख सकते हैं, N3 3 बार माइनस, ओके। कई जगह लोग ऐसे भी लिखते हैं इसी को, N-3 भी लिखते हैं, तो इससे फर्क नहीं पड़ता आप क्या लिख रहे हो, ठीक। बस उसमें उस पर चार्ज कितना है, आवेश कितना है, 3- का है। चलो क्लियर, समझ में आई बातें। अब हम आपको उस चीज को जो आपने याद किया था उसी के आगे बढ़ते हैं। परमाणु क्रमांक, परमाणु भार किसी परमाणु का हो सकता है, लेकिन ये परमाणु भार को याद रखने के लिए मैंने इतने तत्वों को याद करने के लिए बोला है, क्योंकि यही तत्व आपको यूज होने वाले हैं पूरी केमिस्ट्री में। तो परमाणु क्रमांक यह है, परमाणु भार यह है। परमाणु भार के बाद अभी आपने देखा था परमाणु के लिए परमाणु भार होता है, अणु के लिए अणु भार होगा। चलो देखो यहां पर क्या देखे थे हमने, ये परमाणु का, इसका परमाणु भार होगा, तो यहां पर O2 है तो अणु हो गया तो अणु भार होगा, करेक्ट। वही बात यहां पर समझना है कि अगर मैं कहूं ये परमाणु भार हो गया, अब मैं बोलूंगा मॉलिक्यूलर वेट। यही चीज आपकी कल की क्लास में काम आने वाले हैं, समझे।
ये चीज़ आपकी कल की क्लास में काम आने वाला है, इसलिए आज की क्लास को अच्छे से कर लो, फिर कल की क्लास आप और बढ़िया पढ़ सकते हो। आप लोगों को पूरा याद आया बेटा पूरा? हाँ, अब हल्का लग रहा है? चलिए, आपको लग रहा है हल्का? नहीं लग रहा है। ये इसको हम लोग दर्शाते हैं कैपिटल एम से, इसको दर्शाएंगे हम लोग कैपिटल एम। एटॉमिक मास को कैसे दर्शा रहे हैं? ए से दर्शा रहे हैं, और कैपिटल एम आणविक द्रव्यमान। तो यहां पर क्या होगा? इसको क्या कहते हैं हम लोग? आणविक द्रव्यमान हिंदी में कहेंगे, आणविक द्रव्यमान। हो गया? आणविक द्रव्यमान क्या है? अब ये समझना, आणविक द्रव्यमान होता है सम ऑफ ए। ये सिग्मा का साइन क्लास 10 तक पढ़े हो मैथमेटिक्स में? अब ऐसा कोई बच्चा तो नहीं बिना मैथमेटिक्स पढ़े साइंस में आ जाएगा, पढ़े हो ना सबने? तो इसका मतलब क्या होता है? सम। सम मतलब जोड़ना, सबको मिलाना, सबमिशन, जो जो आएगा उसको जोड़ते जाना है। यस? तो क्या लिख सकते हैं इसको? मैं हिंदी में लिखूं तो क्या लिखूंगा? आणविक द्रव्यमान बराबर परमाणु भारों का योगफल। चलिए, ये हो गया, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। चाहे नीचे वाले तरफ से बोलो या ऊपर वाला बोलो, एक ही मतलब है। परमाणु का होता है परमाणु क्रमांक, तत्व का होता है परमाणु क्रमांक। समझ में? एलिमेंट का होता है, एलिमेंट में क्या होता है? परमाणु होते हैं ना, तो एलिमेंट का होता है परमाणु क्रमांक, लेकिन यौगिक का होता है क्या चीज? परमाणु भार, या किसी अणु का होता है अणुभार। तो अणुभार या आणविक द्रव्यमान। चलिए एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास है H2O। ये क्या चीज़ है? एक अणु है, एक मॉलिक्यूल है, किसी यौगिक का है। तब इसका क्या होगा? इस अणु का आणविक द्रव्यमान होगा, आणविक द्रव्यमान। देखो बेटा, इतना लंबा नहीं लिखना आणविक द्रव्यमान, तो इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे हम लोग? देखो तो शॉर्ट में लिखने का तरीका है, आणविक द्रव्यमान को किससे दर्शाते हैं? एम से। ठीक है, शॉर्ट में लिखने का तरीका। और इसके नीचे साइड में इसको फॉर्मूला लिख देंगे, तो ये हो गया, ये इसका मतलब हो गया शॉर्ट में लिखने का तरीका। ठीक है, एम, तो क्या लिखेंगे? एम ऑफ H2O, H2O का आणविक द्रव्यमान। करेक्ट, ये लिखने का तरीका, शॉर्ट लिखने का तरीका। जैसे अगर मैं कहूं यहां पे CO2 का आणविक द्रव्यमान, तो कैसे लिखूंगा बताओ? एम ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आई बातें? इसी तरह से जिसका भी आप लिखना तो ऐसे लिख सकते हो। चलो थोड़ा समझ लें। आणविक द्रव्यमान जल का, तो जल में क्या है? हाइड्रोजन है, बोलो, और क्या है? ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन कितना है? सबका जोड़ना है ना, तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन का मैं क्या याद किया आप लोग? हाइड्रोजन 1 याद किए हो ना? तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है? ये नहीं है, तो क्रमांक है, ये द्रव्यमान। सर दोनों बराबर है। अरे तो ध्यान रहना चाहिए ना, सही बात कह रहे हो। बराबर होने से क्या होता है? सही चीज कहना है। चलो ठीक है, तो कितना है? ये कितना है? परमाणु क्रमांक 1, परमाणु भार 1 है, तो यहां पर परमाणु भार 1। कितना हाइड्रोजन है? 2, गुणा 2 कर दो ना बेटा। ठीक है, या तो गुणा 2 करो या बोर्ड लिख दो, 1 2 बार, तुम्हारी मर्जी। फिर जोड़ना है, जोड़ना है मतलब प्लस किसका? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन में क्या याद किया बोलो? 8 16, यानी कि 16। तो इसका द्रव्यमान कितना है? 16। तो कितना हो गया? 2 धन 16 बराबर कितना हुआ? 18। 18 इकाई होती है AMU। जैसे शक्कर मंगाए मम्मी ने, 5 किलो शक्कर लाना, किलो इकाई हुआ, यूनिट हुआ। ठीक है नहीं? अब जा करके वहाँ बोले दुकान वाले बोले भैया 5 दे दो, क्या शक्कर दो ना 5। 5 क्या बेटा? 5 क्या? किलोग्राम द्रव्यमान, ग्राम है, किलो है, किलोग्राम है, क्या है? मम्मी तो बोली 5। अब तुम चले गए लेके 5 किलो, तब हड़काई मम्मी। 5 किलो मंगाई थी, 5 पाव मंगाई थी ना। हाँ, अगर मान लो 5 किलो बोली हो गया, तुमने सिर्फ 5 बोला, ये इन्होंने 5 तो ये समझना ये कि एग्जैक्टली क्या होना चाहिए। आप उसका यूनिट नहीं बताएंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा, मिटिया मिट हो जाएगा। तेल को नहीं मांग सकते वहाँ पे कि 5 क्या बोलते हैं वैसे 5 ग्राम दे देना, या शक्कर को नहीं मांग सकते 5 ग्राम दे देना, तो उसके लिए किलोग्राम में लोगे
यस, या पाव में लोगे, जो भी पाव भी तो किलोग्राम का क्या है, 1/4 भाग है, तो यूनिट बताना पड़ता है किसी भी चीज़ का। तो यूनिट क्या है इसका, AMU, याद रखना। परमाणु क्रमांक और परमाणु भार और अणुभार दोनों का यूनिट क्या होता है, AMU। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखें ये 12 की यूनिट क्या है, AMU। यस, एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई। ओके, चलिए हो गया। चलो इसको बनाओ बेटा, इसको बनाओ। चलो H2SO4 का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करो। अब जिसका भी आपको पता ना हो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे ये 2 चीज़ें हैं, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, आपको जानकारी में दे रहा हूँ यहीं पे, आप याद रखिए। कार्बन आया, कार्बन 612 होता है, ऑक्सीजन 816 होता है, सल्फर 1632 होता है और हाइड्रोजन 11 है। चलिए अब इतने में बना के दिखाइए। चलो हो गया क्या? पहले में क्या आया, कार्बन है ना, तो कार्बन कितना होता है, परमाणु भार 12, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन का होता है 16 2 बार है। यस, कितना हुआ, 12 धन 32 बराबर 44 मिला। ठीक है, इसमें कितना आया बोलो, इसमें हाइड्रोजन 1 गुणा 2, सल्फर 1 है, प्लस करते जाना है, सल्फर 32 प्लस 16 गुणा 4। ठीक है, ये थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ, प्लस हो तो गया। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन सल्फर का जोड़ दिया तो कितना मिला, 2 धन 32 धन 64 बराबर कितना हुआ, 98 AMU मिला ना। ठीक, तो आपने जो सीखा है ना आज, अब इस चैप्टर के हम अगले टॉपिक पे जा सकते हैं। इसके बाद ये आपका एकदम बेसिक जानकारी है और इतनी जानकारी आपके दिमाग में बैठे होना चाहिए एकदम अंदर तक। ठीक है, तो ये होता है आपका बेसिक चीज़ है। ओके बेटा, और वो आप लोगों को रिमाइंड हो गया। और हम कल की क्लास में हम लोग जो देखेंगे वो रहेगा क्लास 11th का पोर्शन। कौन सा, ये वाला, ये विलियन। ठीक है, तो विलियन क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे कल। लेकिन एक और तो फॉर्मूला है, मैं आपको वैसे भी याद करा देता हूँ, समझा देता हूँ। देखो क्या, ये एक फॉर्मूला याद कर लेना। इस चैप्टर में मोल का एक फॉर्मूला याद रहना है। मोल क्या है आपको बताऊंगा आगे जाके, फिलहाल मोल याद रखना बस, अगर नए बच्चे हो तो। मोल को हम लोग स्मॉल n से दर्शाते हैं। मोल होगा N = W/m, याद कर लेना, हो जाएगा याद, इतना याद रखना पड़ेगा, कुछ चीज़ें याद रखना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है, तो याद हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको बता दिया N तो मोल है, तो W क्या चीज़ है, W है द्रव्यमान, वेट, सॉरी द्रव्यमान, ग्राम में, इन ग्राम। यहाँ पर हम द्रव्यमान को किस में लेंगे, ग्राम में लेंगे। 5 ग्राम, 6 ग्राम, 10 ग्राम, 2000 ग्राम, 5000 ग्राम, तो ग्राम में लेंगे। दूसरा यहाँ पर m जो है ना, अभी बताया था, मॉलिक्यूलर वेट। क्या मॉलिक्यूलर वेट, यानी ये मॉलिक्यूल्स के लिए मॉलिक्यूलर वेट जैसे अभी निकाले थे ना, क्या आणविक द्रव्यमान, कहाँ पे लिखे थे, ये आणविक द्रव्यमान। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, आणविक द्रव्यमान। अब एक छोटा सा आपको क्वेश्चन का, तो फॉर्मूला याद हो गया, W/m। द्रव्यमान रखेंगे, अणुभार रखेंगे, मिल जाएगा। चलो थोड़ा समझते हैं। प्रश्न 1 लिख लो आप लोग भी। 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का मोल ज्ञात कीजिए।
मोल का पूरा शब्द होता है, मोल एक संख्या है, जैसे दर्जन एक संख्या है ना, दर्जन एक संख्या 12 की संख्या होती है, सैकड़ा एक संख्या है ना, वैसे ही मोल भी संख्या होता है। इसलिए पूरे शब्द जब बोलना होता है ना सजा करके, तो हम ऐसे नहीं लिखते, मोल ज्ञात कीजिए नहीं लिखेंगे, हम लिखते हैं मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसे लिखते हैं कि संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, सॉल्व करते हैं। चलिए इसका आंसर क्या दिया है बताओ तो। कार्बन डाइऑक्साइड दिया है, बोलो दिया गया है, क्या दिया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। CO2 का द्रव्यमान दिया गया है, यस, ठीक से समझें क्या लिखा है, 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का मोल ज्ञात करना है, यही तो लिखा है क्या, छोटा प्रश्न है, बहुत कठिन नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड 88 ग्राम, यानी द्रव्यमान दिया है इसका, द्रव्यमान क्या हुआ, W कितना दिया है, 88 ग्राम, सही है। फिर क्या बोलता है, मोल ज्ञात करना है, ज्ञात करो बोल रहा है, क्या ज्ञात करना है बोल रहा है, बोलो मोल, मोल ज्ञात करने, मोल को कैसे संकेत देते हो, स्मॉल n से, तो क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना है। सूत्र क्या है, बोलो, सूत्र भी बताया था, बोलो क्या है, n = W/m। अब हमारे पास समस्या ये है कि W तो दिया है, n निकालना है, और ये तो नहीं दिया है, ये तो तुमको कैलकुलेट करना है, बोलो। तो यही है कहानी, वो काम करेगा, कौन काम करेगा, जो हमने शुरू में याद करने के लिए बोला है, क्या चीज़, कार्बन 612, ऑक्सीजन 816, वो आपको मदद करेगा। तो क्या निकालना है अब आपको, यहां पर CO2 का आणविक द्रव्यमान पहले निकालोगे, आणविक द्रव्यमान कितना होगा, तो आणविक द्रव्यमान को किससे दर्शाते हो, m से, तो कितना होगा, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 16 × 2, यही तो पढ़े हो क्या अभी, 12 धन 32 यानी कि 44। अब मान रखोगे सूत्र में, सूत्र में मान रखने पर हो गया, तो क्या होगा, फॉर्मूला क्या है, n = सूत्र क्या है, W/m, W की वैल्यू 88, m की वैल्यू 44, कितना आया, 2 मोल, आंसर। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यहीं से शुरुआत होती है आपको न्यूमेरिकल बनाना। एक क्वेश्चन दूं आप लोगों को, आप लोग बना के रखना, लाना, लिखो, बोल रहा हूं, क्वेश्चन लिखो। लिखो 49 ग्राम, क्वेश्चन है 49 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड की मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, 49 ग्राम अब सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला पता है आपको, हाँ कि ना, क्या है, जब तक सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला नहीं रहेगा कैसे बनाएंगे आप, फॉर्मूला है H2SO4, यस, अब बना के लाना इसका आंसर। ठीक है, तो ये हुआ आपका होमवर्क, कल हमें बता दीजिएगा। ये छोटी छोटी बातें आपको आनी चाहिए। वैसे 3 फॉर्मूले होते हैं मोल के, बताता हूं जस्ट। n = W/m, n = N0/Na और n = V/22.4। अगर ये भी याद रख सकते हो अच्छी बात है, नहीं रखते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपके लिए। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।